नमस्ते बच्चों, बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विज्ञान कक्षा 7th पादपों में पोषण, इसके कुछ एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, जिसमें पोषक तत्वों की जानकारी, विषमपोषी, स्वयंपोषी, मृतजीवी, परजीवी और से संबंधी या सहजीवी संबंध वाले हमने पादपों की जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ते हैं मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार होती है। मिट्टी में पौधे उगाते रहते हैं, समय समय पर उसमें खाद भी देते हैं। कई बार क्या होता है कि मिट्टी में उर्वरक और खाद की कमी हो जाती है, तो मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति या पोषक तत्व मृदा को किस प्रकार मिलते रहते हैं, वो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे। मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति करना। हमने पढ़ा है पादप मृदा से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पादप क्या करते हैं कि मिट्टी में से जो पोषक तत्व होते हैं उनको सोखते हैं, अवशोषित करते हैं। जड़ें अवशोषण का काम करती है, तो पादप मृदा से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अवशोषण के कारण मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। लगातार पोषक तत्व सोखते रहेंगे तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मृदा में पोषक तत्वों की लगातार कमी होती जाती है। मिट्टी में पोषक तत्व धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अब उस मिट्टी के अंदर अपने को पोषक तत्व की पूर्ति करनी है, मिट्टी में वापस पोषक तत्व डालने हैं, तो मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम खाद मिलाएंगे भूमि के अंदर तो मृदा में पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। फसल कटाई के बाद, फसल के काटने के बाद तो भूमि में पोषक तत्वों की ज़्यादा कमी हो जाती है। फसल पूरी पक गई, पूरी पकने तक फसल ने भूमि में से पोषक तत्व का अवशोषण कर लिया। लगभग 3 या 4 महीने तक पादप मिट्टी में से पोषक तत्व अवशोषित करता रहता है। लेकिन किसान ज़्यादातर क्या करता है, 1 या 2 बार ही उर्वरक या खाद देता है, और जबकि फसल को पकने में या परिपक्व होने में 4 माह का समय लगता है, तो 4 माह में
ये पादप भूमि में से पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं। तो फसल कटाई के बाद में तो भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फसल कटाई के बाद भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजनी उर्वरक भी होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वैसे हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन की गैस है, लगभग 78%, लेकिन पौधे ये सीधे नाइट्रोजन गैस ग्रहण नहीं कर पाते। पौधे सीधे नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं करते, वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अब क्या है, ये नाइट्रोजन पौधों में किस प्रकार पहुंचता है वो मैं यहाँ पर अब बता रहा हूँ। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मृदा में, अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लगभग 78% है, लेकिन पादप उनका प्रयोग करने में असमर्थ है। लेकिन पादप उसका प्रयोग करने में असमर्थ है। पादप तो क्या करते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही वायुमंडल से लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन वो लेने में असमर्थ है, नाइट्रोजन वो नहीं ले सकते। लेकिन ये नाइट्रोजन जो उर्वरक के रूप में है, ये पादप तक कैसे पहुंचती है? एक राइजोबियम जीवाणु होता है। ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में बदल देता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको घुलनशील या घुले हुए पदार्थों में बदल देता है। अब किस तरह बदलता है? राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बताते, वो विषमपोषी में आता है। स्वपोषी तो उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। राइजोबियम एक विषमपोषी जीवाणु है। ये क्या करते हैं? ये राइजोबियम फलीदार जो पादप होते हैं, फलीदार जो फसल होती है, उनकी जड़ों में जुड़े रहते हैं, जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम जीवाणु फलीदार फसलों
की जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम जीवाणु फलीदार फसलें, ऐसी फसल है जिसमें फली लगी हुई है और उसमें से बीज या दालें बनती है। फलीदार फसलें दालों वाली फसलें होती है, मूंग है, मोट है, ठीक है, ये फलीदार फसलें होती है क्योंकि इनमें फलियां लगती है। फलियों के अंदर इनके बीज होते हैं जो हम दालों के रूप में काम में लेते हैं। तो ये राइजोबियम जीवाणु फलीदार फसलों की जड़ों में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पादप को नाइट्रोजन देते हैं और पादपों को नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, जड़ों में रहते हैं और पादप को फिर नाइट्रोजन देते हैं। तो इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध है। राइजोबियम जीवाणु और फसल के बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो इसके बदले में राइजोबियम को आवास और खाद्य पदार्थ देते हैं। इसके बदले में पादप राइजोबियम को आवास और खाद्य पदार्थ देते हैं। उन दोनों में सहजीवी संबंध पाया जाता है। राइजोबियम और पादप के बीच में सहजीवी संबंध होता है। तो दालों की जब फसल उगाई जाती है तो फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। दालों की फसल में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। नाइट्रोजनी उर्वरक दालों की फसल के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजनी उर्वरक की पूर्ति कर देता है। किसानों को ये सलाह दी जाती है, कई बार वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसानों को सलाह देते हैं कि प्रत्येक 2-3 वर्ष के बाद में आप दालों की फसल उगाएं। दालों की फसल उगाने से क्या होगा कि भूमि के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। भूमि को नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप मृदा में पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। तो बच्चों, आज मैंने ये जो जानकारी बताई है उनको बार बार दोहरान करना, अपनी नोटबुक में अवश्य लिखना। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।